बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पहला हिस्सा हमने डिस्कस किया था, जिसमें जो मैक्रोफेजेस हैं और मैक्रोफेजेस में हमने ये पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और साथ साथ ये बाकी जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उसको भी ये स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम न्यूट्रोफिल के बारे में, नेचुरल किलर सेल के बारे में और इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम रोल ऑफ न्यूट्रोफिल को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा न्यूट्रोफिल के बारे में बेसिक कंसेप्ट आज आप लोगों को दूंगा ताकि आगे आपको इसका जो मैकेनिज्म है वो आप इसको बेहतर तौर पर समझें। तो न्यूट्रोफिल जो है ये भी फेगोसाइटिक सेल है, लेकिन अगर कंपेरेटिवली हम इसको कंपेयर करें मैक्रोफेजेस के साथ तो ये स्मॉलेस्ट फेगोसाइटिक सेल है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दीज आर द स्मॉलेस्ट फेगोसाइटिक सेल। इसके अलावा दे हैव नो MHC2 रिसेप्टर, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था तफसील से। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ये स्पेशल किस्म के रिसेप्टर होते हैं जो हमने पढ़े थे मैक्रोफेजेस में कि उसके मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो न्यूट्रोफिल में MHC2 रिसेप्टर नहीं होता। इसके अलावा ये इट कैन नॉट एक्टिवेट अदर WBC सेल्स, यानी ये इसकी जो फंक्शन है वो ये है कि ये दूसरे जो बाकी WBC सेल्स है उसको भी एक्टिवेट नहीं कर सकता। और मैक्रोफेजेस में ये खूबी है, प्रॉपर्टीज हैं कि वो दूसरे WBC सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल के दरमियान। न्यूट्रोफिल जो है यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ड ओरिजिन, यानी ये वर्ड जो है न्यूट्रोफिल का, ये किस बुनियाद पर हम इसको दे रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो कलरेशन है इस सेल्स की वो हम न्यूट्रल डाई के जरिए करते हैं, इसी वजह से इसको हम न्यूट्रोफिल का नाम देते हैं। यानी इसको कलरेशन इसकी हम क्यों करते हैं, इसलिए कि जब हम माइक्रोस्कोपिकली इसको स्टडी करते हैं तो फिर हमें ये ज़्यादा विजिबल, ज़्यादा क्लियर नजर आए, तो इसी वजह से हम इसकी कलरेशन करते हैं। इसके अलावा ये ग्रेन्युलोसाइट्स का ताल्लुक रखते हैं और ग्रेन्युलोसाइट्स वो सेल होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे राउंड शेप वेसिकल्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, दीज आर स्मॉल राउंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसी बेस पर हम इसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एंजाइम्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। और ग्रेन्युलोसाइट्स में दो और सेल भी आते हैं, वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, बेसोफिल और एसिनोफिल। ये भी ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिस तरह न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। इसके अलावा दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट टाइप ऑफ WBC में सबसे ज़्यादा जो कॉमन और एबंडेंट WBC है वो यही न्यूट्रोफिल है और इसकी जो परसेंटेज है वो 60% बनती है टोटल WBC का। इसके अलावा दीज आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग सेल्स, जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या कहीं पे कट लग जाती है, तो जो जहाँ पे इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं वहाँ पे सबसे पहले पहुँचने वाले जो सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रोफिल है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन उसका स्पेशल मैकेनिज्म है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवमेंट जो है कीमोटेक्सिस के जरिए होता है। कीमो मीन्स केमिकल, टेक्सिस का मतलब है मूवमेंट। तो जो टिश्यूज इन्फेक्टेड हो गए हैं वो इन्फेक्टेड टिश्यूज स्पेशल किस्म के कीमिकल सिग्नल खारिज करते हैं। तो वो कीमिकल सिग्नल जो है एज ए स्टिमुलेटर के तौर पर काम करते हैं, वो ब्लड के थ्रू आते हैं और न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो न्यूट्रोफिल जो है उस एरिया की तरफ माइग्रेशन करते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन काज हुई है। तो इस मोमेंट को न्यूट्रोफिल के इस मोमेंट को हम कीमोटेक्सिस कहते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मोमेंट ड्यू टू केमिकल सिग्नल फ्रॉम ब्लड टू द इन्फेक्शन साइट, यानी जो इन्फेक्टेड टिश्यूज है वो तो केमिकल सीक्रेट करते हैं और वो केमिकल जो है ब्लड के थ्रू जाते हैं और न्यूट्रोफिल को स्टिमुलेट करते हैं और न्यूट्रोफिल जो है उस इन्फेक्शन साइट पे आते हैं। अब ये जब इन्फेक्शन साइट पहुंच जाते हैं तो उससे पहले ये न्यूट्रोफिल जो है ये इसका जो शेप है वो राउंड होता है, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसकी जो शेप है वो
अमीबा लाइक हो जाती है। जिस तरह अमीबा की बॉडी जो है इर्रेगुलर होती है, प्रोटोजोन्स है, तो उसकी जो शेप है यहाँ पे अगर आप देखें अमीबा लाइक हो जाती है। और ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, जिस तरह कि ब्लड जो है टिश्यूज की तरफ जो है वो माइक्रोस्कोपिक वेसल के थ्रू आता है, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज के अंदर जब ये न्यूट्रोफिल आते हैं और कैपिलरीज के वॉल को जब ये क्रॉस करते हैं तो ये अमीबा लाइक उसकी जब अपीयरेंस हो जाती है तो बेहतर तौर पर इस वॉल को क्रॉस कर सकते हैं। तो जब ये इन्फेक्शन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे उसका जो मैकेनिज्म है सेल्स का, वो दो तरीकों से जो है ना पैथोजेंस को या वायरस को या बैक्टीरिया को वो किल करता है। या तो ये फेगोसाइटोसिस करता है, और फेगोसाइटोसिस प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब सेल किसी पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेता है, अंदर ले लेता है और इसको इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही इसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको किल कर देता है, देन इट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। या फेगोसाइटोसिस करता है, या दूसरा मैकेनिज्म इसमें ये है कि या डीग्रेनुलेशन करता है। डीग्रेनुलेशन वो मैकेनिज्म है जिसमें न्यूट्रोफिल जो है अपने ग्रेन्यूल्स को बाहर रिलीज करता है बॉडी से, और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, यानी जो सेल से बाहर है जो इन्वायरमेंट होता है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, उसमें किसी पैथोजेंस को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो देयर सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड डीग्रेनुलेशन। तो दो मैकेनिज्म यहाँ पे है न्यूट्रोफिल में जिस तरीके से वो पैथोजेंस को किल करता है, या उसकी फेगोसाइटोसिस करता है या डीग्रेनुलेशन करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे सिंपल डायग्राम से मैंने इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये बोन है, बोन के अंदर बोन मेरो होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रोफिल की फॉर्मेशन होती है। ये न्यूट्रोफिल है, और न्यूट्रोफिल जो है ब्लड सर्कुलेशन में जब इंटर हो जाते हैं तो ब्लड के अंदर ये फ्लो करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। जब केमिकल सिग्नल आता है जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया और इसको एक्टिवेट कर देता है, तो ये इसका जो शेप है वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसकी जो शेप है वो अमीबा लाइक हो जाती है। ये कैपिलरीज का वाल है, कैपिलरीज है, और चूंकि ब्लड का और बाकी जितनी भी सब्सटेंस है उसकी कम्युनिकेशन टिश्यूज के साथ ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो जब ये कैपिलरीज वाल को क्रॉस करता है, बाहर आता है, तो ये जाहिर बात है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है जिसको हम टिश्यूज इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये जब टिश्यू इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, अब अगर यहाँ पे कोई पैथोजन से इसको इनगल्फ कर लेता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पैथोजन से जो ब्लैक डॉट्स हमने शो किया है और इसको अपने बॉडी के अंदर ही किल कर देता है, देन इट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अब अगर ये ग्रेन्यूल बाहर से रिलीज करता है और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में किसी पैथोजन को किल करता है, देन इट इज कॉल्ड डीग्रेनुलेशन। तो ये हो गया इसके बारे में, न्यूट्रोफिल के बारे में। उसके बाद आते हैं नेचुरल किलर सेल के ऊपर, जिसको NKC सेल्स भी कहते हैं शॉर्टकट। ये भी डिफरेंट है न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल जो है वो फेगोसाइटिक सेल है और ये साइटोटॉक्सिक सेल्स है। आगे फिर हम पढ़ेंगे कि इसको साइटोटॉक्सिक सेल क्यों कहते हैं। लिम्फोसाइट्स हैं, WBC है। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इसके जो टारगेट सेल्स हैं वो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं और ट्यूमर सेल्स हैं जिसको हम कैंसर सेल्स भी कहते हैं। तो ये इन दो सेल्स को टारगेट करता है, नेचुरल किलर सेल्स, और इसको खत्म करता है। तो ये किस तरह उसका जो मैकेनिज्म है, किस तरह जो है इन सेल्स को ये फाइंड आउट करता है और किस तरह इसको किल करता है। तो ये सेल्स नेचुरल किलर सेल जो है जब ब्लड के अंदर उसको ऐसे सेल मिल जाते हैं जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या जिसको हम कैंसरस सेल्स या ट्यूमर सेल कहते हैं, तो फौरन ये सेल जो है उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्पेशल किस्म के प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिसको पारफोरिन कहते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पारफोरिन प्रोटीन। तो ये पारफोरिन प्रोटीन जो है ये टारगेट सेल के साथ अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और टारगेट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर ये पोर्स क्रिएट करता है, पोर्स की फॉर्मेशन करता है, और जब पोर्स बन जाती है उसके साथ साथ यही सेल जो है स्पेशल किस्म के एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको प्रोटिएजेस कहते हैं या ग्रेनोजाइम कहते हैं। तो ये ग्रेनोजाइम को उस टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट करता है। जब ये एंजाइम इंजेक्ट होते हैं तो फिर उसके बाद ये एंजाइम अपना काम शुरू कर देते हैं और सेल्स को अंदर ही मार देता है, उसको किल कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगर सेल की इंटरनली उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है इंटरनली,
तो उस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। यानी अगर किसी सेल को अंदर ही अंदर इसको मार देता है, उसको डिग्रेड करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, देन सच प्रोसेस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। और ये सेल जो है इट इज एक्टिवेटेड थ्रू मैक्रोफेजेस और इंटरफेरॉन। ये दो तरीकों से एक्टिवेट होते हैं, या मैक्रोफेजेस के जरिए एक्टिवेट होंगे, मैक्रोफेजेस स्पेशल किस्म की केमिकल सीक्रेट करते हैं, वो मैक्रोफेजेस के टॉपिक में हमने पढ़ा था, या उसके थ्रू ये एक्टिवेट होंगे, या इंटरफेरॉन जो लास्ट में हम पढ़ेंगे उसके थ्रू ये सेल एक्टिवेट होंगे और ये टारगेट सेल को किल करेंगे। इसके अलावा थर्ड जो हमारा इस लेक्चर में थर्ड पार्ट हमारे जो है वो इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन जो है ये सिग्नलिंग प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट सेल्स। हमारे बॉडी की जो सेल्स है ये इसको प्रोड्यूस करता है इन द रिस्पांस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। जब बॉडी के ऊपर वायरस अटैक कर लेता है, वायरस इन्फेक्शन हो जाती है, तो कुछ ऐसी सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरफेरॉन सीक्रेट करते हैं। और इंटरफेरॉन जो है ये सिग्नलिंग प्रोटीन है, या जिसको हम एंटीवायरल प्रोटीन कहते हैं। इसको यहाँ पे अगर आप देखें, सिंपल मैंने डायग्राम के जरिए इसकी वजाहत की है। फॉर एग्जांपल ये वायरस है, इसने होस्ट सेल के ऊपर अटैक किया, तो जाहिर बात है वायरस के अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो इस ये वायरस जब डीएनए या आरएनए को इंजेक्ट करता है तो होस्ट सेल के अंदर डीएनए तो मौजूद है, तो फौरन इस होस्ट सेल का जो डीएनए है वो एंटीवायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, या जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन, या जिसको हम कहते हैं एंटीवायरल प्रोटीन। तो ये एंटीवायरल प्रोटीन को होस्ट सेल जो है रिलीज करेगा, और ये इंटरफेरॉन प्रोटीन जो है उसके सराउंडिंग में जो बाकी होस्ट सेल्स होते हैं उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। इसी होस्ट सेल के ऊपर स्पेशल किस्म के इसके लिए रिसेप्टर होते हैं जो इस इंटरफेरॉन को अपने साथ अटैच कर लेता है। अब ये इंटरफेरॉन जो है इस होस्ट सेल को, जिसको हम कहते हैं सेकंड होस्ट सेल, इसको क्या देता है, उसके डीएनए को एक्टिवेट करता है कि आप जो वायरल एंटीवायरल एंजाइम तैयार करें। तो तब जाके जो है ना ये सिग्नलिंग प्रोटीन जो है दूसरे होस्ट सेल को एक्टिवेट करता है। ये सिंपल सा डायग्राम है जिससे आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। इंटरफेरॉन जो है इसके टू टाइप्स है, और आपके बुक में सिर्फ उसके 3 क्लासेस दिए गए हैं। टाइप 1 इंटरफेरॉन जो है इसमें अल्फा इंटरफेरॉन और बीटा इंटरफेरॉन आता है, और ये दोनों इंटरफेरॉन जो है ये एंटी वायरल एक्टिविटी करता है। और टाइप 2 जिसको हम गेमा इंटरफेरॉन कहते हैं, ये इम्यून सेल स्टिम्युलेटर है, ये इम्यून सेल को स्टिम्युलेट करता है, इम्यून सेल स्टिम्युलेटर। अब ये किस तरह इंटरफेरॉन जो है वो होस्ट सेल को एक्टिवेट करता है, उसको किस तरह सिग्नल देता है, उसके बारे में आप अगर यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, ये वायरस है, ये इसने अपने डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर लिया। तो जब ये अपने डीएनए को या आरएनए को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करता है तो होस्ट सेल का जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए के जरिए ये इंटरफेरॉन तैयार करता है, और इंटरफेरॉन के बारे में पहले मैंने आपको बताया कि एंटीवायरल प्रोटीन है। तो ये इंटरफेरॉन उसके सराउंडिंग में जितने भी ये होस्ट सेल्स होते हैं, बाकी जो नॉर्मल सेल होते हैं, वो वहां पे जाके ये इंटरफेरॉन उसके मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्पेशल रिसेप्टर होते हैं उसके साथ ये अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो जाता है तो यहाँ से ये इंटरफेरॉन जो है सिग्नल देता है होस्ट सेल 2 के डीएनए को कि आप एंटीवायरल प्रोटीन, एंटीवायरल एंजाइम तैयार करें। तो इसके अंदर जो एंटीवायरल जीन्स होते हैं इस होस्ट सेल के डीएनए के अंदर, वो फौरन ऑन हो जाते हैं और वो 2 किस्म के फोर्स यहाँ पे तैयार करता है, एक प्रोटीन काइनेज है और दूसरा जो है वो राइबोन्यूक्लियेज है। ये 2 किस्म के कंपोनेंट ये बनाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे वायरस इसी
होस्ट सेल 1 के अंदर तो उसने ऑलरेडी रिप्लिकेशन स्टार्ट किया हुआ है, इसके अंदर तो इसकी प्राजनी बन रही है, वायरस की कॉपी तैयार हो रही है। अब जब ये वायरस इस सेल से बाहर जब आ जाता है, इस सेल की जब रप्चरिंग हो जाती है और ये वायरस जब इसी सेल के ऊपर दूसरे होस्ट सेल के ऊपर अटैक करता है, तो इसी होस्ट सेल के अंदर ऑलरेडी उसके लिए पहले से फोर्स मौजूद है, किसकी शक्ल में, प्रोटीन काइनेज और राइबोन्यूक्लियस की सूरत में। अब जब यहाँ पे इस होस्ट सेल 2 के अंदर जब ये वायरल डीएनए इंटर होगा, तो ये वायरल डीएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा अपनी कॉपी बनाने के लिए। तो जब मैसेंजर आरएनए बनाएगा तो फौरन ये राइबोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे इसके मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब अगर मैसेंजर आरएनए इसने बनाया और मैसेंजर आरएनए जो है वो वायरल प्रोटीन तैयार कर रहा है, तो वायरल प्रोटीन के लिए पहले से प्रोटीन काइनेज एंजाइम मौजूद है, ये इसको डिग्रेड कर देगा। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म के जरिए वायरस इसी होस्ट सेल नंबर 2 के अंदर रिप्लिकेशन नहीं करेगा, इसकी रिप्लिकेशन को स्टॉप करेगा, क्योंकि ऑलरेडी होस्ट सेल नंबर 2 ने इसके लिए एंटी वायरल एंजाइम बनाए हैं, प्रोटीन काइनेज और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम की सूरत में। तो यहाँ पे वायरल की जो रिप्लिकेशन है, वायरल की जो रिप्रोडक्शन है, वो रुक जाएगी। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इंटरफेरॉन जो ये सिग्नलिंग प्रोटीन है और ये बाकी जो हमारे होस्ट सेल हैं उसको एक्टिवेट करता है। तो ये ऑल दीज आर अबाउट द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will discuss about third line of defense. Let's see you again in the next lecture.